नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आजादी के आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी खिलाफत आंदोलन। हालांकि इस आंदोलन का सीधा ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं था, तुर्की से था। वहां मौजूद खलीफत से था, वहां के खलीफा से था। मगर इसने हिंदू मुस्लिम एकता को आकार देने में बड़ी भूमिका अदा की थी। ये जरूर है कि हिंदुत्ववादी इसके लिए गांधी को कोसते रहते हैं और उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हैं। उसके आधार पर आज तक कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है, कितना सच है और इस आंदोलन की पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या भूमिका रही है। इस मुद्दे पर, इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रोफेसर पुनियानी हमारे दर्शकों को बताएं, ये खिलाफत आंदोलन था क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये क्यों शुरू हुआ, तुर्की से इसका क्या वास्ता है, हमें तुर्की से क्या लेना देना था, वो जो दूसरे पहले विश्व युद्ध के बाद जो हालात बने थे उसमें अंग्रेज और फ्रांस क्या कर रहे थे। ये एक पृष्ठभूमि है। जब हमारे दर्शक जान जाएंगे तो बाकी चीजें समझने में आसानी होगी। देखिए, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। ये तुर्की और भारतीय मुसलमान का जो संबंध है वो बहुत सरल है कि तुर्की के खलीफा को धार्मिक रूप से पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेतृत्व उसके माना जाता है, कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक नेता हैं। अब वो एक तरफ से खलीफा हैं दुनिया भर के मुसलमानों के, दूसरी तरफ तुर्की के शासक हैं। अब प्रथम महायुद्ध के समय जो अंग्रेज़ों ने, फ्रेंच ने इनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मदद करेंगे तो इसके बाद हम आपका जो तुर्की का साम्राज्य है, जिसमें एशिया माइनर और ट्रेस ये जुड़े हुए थे, उसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर हुआ इसका उल्टा कि महायुद्ध के बाद उन्होंने ट्रेस को और एशिया माइनर को तुर्की से अलग कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक प्रकार से असंतोष आ गया। जी, आपके कहने का मतलब है इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, इन सबको अलग कर दिया था। जी, तो ये अलग कर दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक असंतोष था और वो इसको ब्रिटिश विरोध के रूप में भी देख रहे थे। इसमें दो मुद्दे जुड़ गए। एक तरफ से तुर्की का जो ये राजा है वो खलीफा है, इनके धार्मिक नेता है, और दूसरी तरफ से जिन ब्रिटिश ने उसको इस प्रकार से उसकी बात को नहीं रखा, वो यहाँ के शासक हैं। तो उन्होंने खिलाफत कमेटी जो बनाई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के मुसलमानों में जो बेचैनी थी कि तुर्की के खलीफा को इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने अपमानित किया है, उनके सत्ता को कम किया है, तो उसके विरोध में ये कमेटी बनी थी। अब यहाँ इसको थोड़ा और समझना हो तो दो चीज़ें और समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि भारत में जो खिलाफत का आंदोलन था उसको पूरी तौर से हम अलग करके नहीं देख सकते। अलग करके इसलिए नहीं देख सकते कि जब ये कमेटी बनी उसकी पृष्ठभूमि में दो और चीज़ें थी। एक तो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट जो लोगों की निजी स्वतंत्रता को बहुत उसको दबाता था, उसको रिप्रेस करता था, एक तरफ वो, और दूसरी तरफ पंजाब में जो जलियांवाला बाग का भयंकर अत्याचार हुआ उसके कारण असंतोष था। तो ये तीन चीज़ें एक साथ समांतर एक दूसरे से आगे पीछे आती हैं। पंजाब का अत्याचार, रॉलेट एक्ट का विरोध और खिलाफत की जो समस्या। अब ये तीन चीज़ों के साथ चौथी चीज़ देखिए जो गांधी को मेन रूप से इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। अब खिलाफत में गांधी अचानक उनका साथ नहीं पहुंच गए। इसके पहले देखिए तो गांधी के पहले कांग्रेस का नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हाथ में था और तिलक ने की भी कोशिश थी कि
भारतीय मुसलमानों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा जाए। इसके लिए आपको याद होगा तिलक जिन्ना लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसकी भी मंशा यही थी कि मुसलमानों को आंदोलन से जोड़ा जाए। और उसके बाद एक्चुअली खिलाफत ये शुरू होने के बाद तिलक तब थे, और तिलक का भी यही मानना था कि खिलाफत के साथ जुड़कर भारत के मुसलमानों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। और जो फिर बाद में उनकी मृत्यु के बाद गांधी सर्वा हो गए और उन्होंने इस बात को और मजबूत पैमाने पर लगाया। और उसका कारण एक ही था, गांधी ने जो पुराने तकनीक चल रहे थे अंग्रेजी शासन के विरोध में, उसमें उन्होंने सत्याग्रह को ले आए। मेरे ख्याल से ये भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा पन्ना है, क्योंकि अभी तक जो आंदोलन सीमित था एक दूसरे धरातल पे, उसकी व्यापकता और गहराई को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी का यह सत्याग्रह का आंदोलन आया। और वहाँ से फिर आगे एक तरफ से खिलाफत कमेटी और दूसरी तरफ से सत्याग्रह, जिसका उद्देश्य केवल खिलाफत का समर्थन करना नहीं था, उसका उद्देश्य ये भी था कि जो रॉलेट एक्ट के कारण जो यहाँ असंतोष है उसको दूर किया जाए। उसका उद्देश्य ये था कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग के रूप में इतना भीषण अत्याचार हुआ है उसका विरोध किया जाए। तो ये तीनों चीजें उसमें मिल जाती हैं। जी, देखिए, ये मुख्य रूप से धार्मिक चिंता थी मुसलमानों की, एक धार्मिक आंदोलन था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मुसलमान थे वो खलीफा और खलीफत को लेकर चिंता में थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये भी नोट करने की बात है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ उबल रहे थे, उनके अंदर जबरदस्त गुस्सा था। तो गांधी ने यहाँ ये समझदारी की कि उस गुस्से को कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल कर लिया जाए। तो उनकी चिंता को, उनके शोक को जोड़ते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक बुनियाद रखी खिलाफत आंदोलन का साथ देने को। लेकिन इसको इस तरह से देखा गया कि गांधी जी जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब ये उनके देखने का नजरिया है कि वो राष्ट्रवाद के हित में इस एकता को आकार लेते हुए नहीं देख रहे हैं और एक दूसरे पहलू को देख रहे हैं। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि इसमें मुख्य रूप से तो गांधी की आलोचना करना किसी भी बात पर, ये दक्षिणपंथी ताकतों का एक रवैया है। और जहाँ तक मुसलमानों के तुष्टीकरण का सवाल है, ये नारा तो 19वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू हो गया था, जब कई मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ने लगे। अब जहाँ तक खिलाफत आंदोलन का सवाल है और गांधी जी का सवाल है, तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जो आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको मजबूत करना ये गांधी जी का मुख्य उद्देश्य है। अब ये बात सही है कि एक धार्मिक मुद्दा था और उसके कुछ परिणाम हुए होंगे जो सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करें। पर उसमें एक मज़ेदार बात ये हुई कि जो भी लोग खिलाफत कमेटी के साथ थे वो बाद में चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग बन गए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो एक नाम है, और ये जो अली ब्रदर्स थे, अली बंधु, शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली, फिर हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, ये कुछ नाम हैं जो इस कमेटी में थे और वो इससे पूरा जुड़ गए। मैं इसमें दूसरा अंतर विरोध ये देखता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी धार्मिक मुद्दों में दखल दे रहे हैं, तो वो इससे अलग हो गए। अब जो धार्मिक मुद्दे कहकर इससे अलग हो गए, वो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, और जो धार्मिक मुद्दे के आधार पर इस आंदोलन से जुड़े वो लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में जुड़े रहे। ये एक विडंबना है, इसको आसानी से हम समझ नहीं सकते। पर मुख्य बात गांधी जी की सोच थी, उसके पहले लोकमान्य तिलक की भी यही सोच थी कि मुसलमानों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए हमें खिलाफत का समर्थन करना चाहिए। और खिलाफत कमेटी ने ही, ये खिलाफत कमेटी पहले थी जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन का आह्वान किया था। अब ये जो पूरा 1920 से 22 तक जो असहकार आंदोलन चला,
असहकार आंदोलन का पहला कॉल एक तरफ से आया खिलाफत कमेटी की तरफ से, दूसरा आया सत्याग्रह कमेटी की तरफ से। तो ये दोनों मिल गए और ये फिर एक बड़ा रूप लेते गए, जिससे 1920 का आंदोलन मेरे ख्याल से भारतीय आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गया। अब जी सांप्रदायिक ये ताकतें उसको बल्कि जी जी प्लीज नहीं, और सांप्रदायिक ताकतें केवल एक ही मुद्दे से उसको देखना चाहती हैं, उसकी व्यापकता को और उसके पूरे परिणामों को वो अपने ख्याल में नहीं रखना चाहती। जी, और ये दर्ज किया गया जाना चाहिए कि जैसे ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गांधी जी कांग्रेस ने, तो एकदम से मुसलमानों का पूरा समर्थन सहयोग इस आंदोलन को मिला, सहयोग आंदोलन को, और उसका जबरदस्त प्रभाव हुआ। वो तो 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन। अदरवाइज उसका जबरदस्त इम्पैक्ट था और ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी इस आंदोलन से। जी, जहाँ तक ब्रिटिश हुकूमत का सवाल है, मेरे ख्याल से ये पहला वक्त था, पहली बार थी कि जब ब्रिटिश हुकूमत इतनी घबरा इसलिए गई कि ये आंदोलन पूरा एक व्यापक तौर पे हो गया और इसमें अभी तक जो कांग्रेस के मुख्य तरीके रहे, उसमें समाज के उच्च भ्रू तबके वो भाग लेते थे, वो मीटिंग करते थे, पत्र लिखते थे। अब ये पहली बार थी कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोग स्कूल्स का बायकॉट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि, और खिलाफत कमेटी ने तो यहाँ तक मुसलमानों को कहा कि आप ब्रिटिश फौज को भी में मत जाइए। तो ये इतनी सारी चीज़ें पहली बार हुई जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया, और उसका मुख्य कारण यही है कि महात्मा गांधी ने एक तरफ जहाँ जो पहले से लोग जुड़ रहे थे और फिर जो खिलाफत के कारण लोग जुड़े, और तीसरा उनका तरीका, जो सत्याग्रह का उनका तरीका था, वो तरीका अपने आप में एक बहुत महान तरीका था, जिसमें नेहरू इसके बारे में लिखते हैं कि महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान था वो ये था कि लोगों के अंदर ये डर दूर करना कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ नहीं सकते। तो ये जो एक भय की दीवार खड़ी थी, उसको इस आंदोलन ने पूरी तौर से तोड़ दिया, और फिर इसीलिए ये आंदोलन भी व्यापक हो गया और ब्रिटिश इसको तोड़ने के लिए, इसका सप्रेशन करने के लिए बहुत उन्होंने व्यापक रूप इसको दिया। जी, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चला था, वो 1919 से 1924 तक चला था, और तुर्की में एक राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहा था खलीफत और खलीफा के खिलाफ, और वो अंततः जीतता है और कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में, और खलीफत को खत्म कर देता, खलीफा को भी खत्म मतलब दरकिनार कर देता है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, देश के रूप में वो उभरता है। तो एक प्रश्न यहाँ जरूर उठता है प्रोफेसर पुनियानी, कि अगर कांग्रेस ने उस राष्ट्रवादी आंदोलन का साथ दिया होता तो शायद कुछ दूसरी स्थिति होती, लेकिन तब मुसलमान शायद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गए होते। जी, या मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे ये जो तुर्की में खलीफा को ही उखाड़ के फेंक दिया गया, उसकी सत्ता को, और एक बहुत ही सेक्युलर, मेरे ख्याल से उस समय में तो सबसे सेक्युलर सरकार वही तुर्की में आई, जो कमाल के इसमें अतातुर्क के नेतृत्व में आई। और तब तक तो उसके पहले केवल अगर हम कमाल अतातुर्क से शुरू करें तो भारत का मुसलमान कितना आंदोलन से जुड़ता, ये थोड़ी शंका की बात है, क्योंकि हमने जैसे पहले देखा अपने पिछले एपिसोड्स में, भारत के मुसलमानों की गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, ये उस समय भी एक चिंता का विषय था, और इसलिए उनमें ये राष्ट्रीय चेतना का आना इतना आसान नहीं था। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक धर्म के मुद्दे पर शुरू होकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लाने का काम इस खिलाफत मूवमेंट में किया, और जो मेरे ख्याल से गांधी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जी, और ये जो हमारी हिंदुत्ववादी धारा थी, जिसको आप हिंदू राष्ट्रवादी धारा कहते हैं, वो लगातार उस पूरे आंदोलन में, हालांकि वो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, लेकिन गांधी को इस तरह से बार बार कटघरे में खड़ा करती थी, और उसकी वजह से जो हिंदू हैं, एक बड़ा वर्ग गांधी से नहीं जुड़ सका, या इसी तरह से उन्होंने
अपने दुष्प्रचार से मुसलमानों को भी कांग्रेस से दूर किया और कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन के रूप में एक उसकी छवि बनाने की कोशिश की। हिंदूवादी नहीं, हिंदू संगठन की छवि बनाने की कोशिश की, तो उसको नुकसान भी पहुंचाया, गांधी के प्रयासों को भी नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को भी नुकसान पहुंचाया। देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्रवादियों का सवाल है और बाद में चल के मुसलमान राष्ट्रवादियों का भी सवाल है, उनकी मुख्य नीति तो एक ही थी कि गांधी जो कहते हैं उसका विरोध करो, और इसीलिए उन्होंने ना तो इसमें पार्टिसिपेट किया और ना इसमें वो इस बात को उन्होंने बढ़ाया। और ये बात आपकी सही है कि इनकी गतिविधियों के कारण थोड़ा सा कांग्रेस पे भी जो इमेज ये बन गया कि हिंदू संगठन है, तो इसलिए ब्रिटिश ने भी यही कहा कि हिंदुओं के प्रतिनिधि कांग्रेस है, जो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस तो कोशिश कर रही थी कि भारत के सभी तबकों के लोगों का वो प्रतिनिधित्व करे, पर उसके बावजूद इन कोशिशों के कारण कांग्रेस पर एक प्रकार की आलोचना रही। पर फिर भी मैं एक बात बता दूं कि आखिर में जो गांधी के नेतृत्व में चीज़ें हुई, उसमें ये इमेज जो हिंदू महासभा और सांप्रदायिक ताकतें उनके खिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही थी, वो इमेज कुछ ज़्यादा स्थायी नहीं था, क्योंकि गांधी जी की मुख्य शिक्षाएं उनके जीवन में प्रतिबिंबित होती थी। जैसा वो कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा ये दर्शन है, और उसके कारण ये बात निश्चित थी कि कांग्रेस के साथ सभी धर्मों के लोग बराबरी से जुड़ गए। तो क्या आप इसको कहीं आप मैसेजिंग में कहीं किसी तरह की कांग्रेस की चूक भी मानते हैं कि उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करके नहीं रख सकी, या इस प्रोपेगेंडा को जो लगातार चलता रहा है उसकी काट नहीं कर सकी है? आज भी कांग्रेसी डिफेंसिव हो जाते हैं जब उनको खिलाफत आंदोलन की याद दिलाई जाती है। देखिए, यहाँ मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की अगर सबसे बड़ी कोई कमजोरी रही है तो ये है कि उन्होंने खुद की नीतियों को, गांधी की नीतियों को, नेहरू की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम करना था, वो उतनी सफलता से वो नहीं कर पाए। और आज तो वो बहुत ही डिफेंसिव में है, हर एक चीज़ में वो खुद ही इस प्रकार की कई नीतियाँ अपना लेते हैं जो सांप्रदायिकता के दायरे में आती हैं। तो ये उस कांग्रेस की एक बहुत बड़ी एक कमजोरी रही है कि उन्होंने जो प्रशिक्षण होना चाहिए था उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। जबकि सांप्रदायिक ताकतों का सबसे बड़ा काम यही रहा कि उन्होंने अपनी शाखाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से लगातार इन चीज़ों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, एक इमेज खड़ा करते रहे, और उससे जो कांग्रेस की बदनामी हुई, महात्मा गांधी और नेहरू की खास तौर से जो बदनामी हुई, वो उसके पीछे उनकी राजनीतिक सफलता का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और इसको मैं अगर आज से जोड़ूं तो आज भी मैं मानता हूं इस बात को कि आज भी कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने इन संदेशों को जनता तक ले जाने के लिए जो कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं की। लोग जो प्रशिक्षित हुए, गांधी के आंदोलनों से हुए, नेहरू की नीतियों से हुए। जहाँ तक इसको समाज के सभी तबकों तक ले जाने का सवाल है, गांधी और नेहरू के बाद ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रहा, जैसे सेवा दल है या दूसरी चीज़ें हैं, या उनका जिस प्रकार से बौद्धिक कुछ लोग चलाते हैं। तो क्योंकि होता क्या है कि हर एक लोग इतनी गहराई से किताबों को पढ़ने वाले नहीं हैं, हर एक लोग इवन गहराई से सोचने वाले नहीं हैं। जो ऊपरी तौर से उनको कहा जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और आज वही मामला है। इसलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में कांग्रेस बड़ी एपोलोजेटिक हो जाती है, जबकि खिलाफत आंदोलन तीन आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ एक था, और उसके साथ जुड़कर 1920 के आंदोलन में तीव्रता आई। मैं तो ये कहूँगा कि एक ने दूसरे को मजबूत किया, दूसरे ने इसको मजबूत किया, जिससे 1920 का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही विशाल था। जी, और उससे ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान सांप्रदायिक हो गए, उस आंदोलन से वो मुख्य धारा से जुड़े। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि गांधी उन्हें खींच कर लाए और मुख्य धारा में उन्होंने उनको जोड़ लिया। तो इस खूबी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कि खिलाफत आंदोलन का सवाल जब भी आपके सामने आए तो ध्यान रखें कि गांधी जी की नीयत, नीति और दूरदृष्टि ये थी
कि मुसलमानों को मुख्यधारा में लाओ, राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में यही हमारी ताकत बनेगी, और वो काफी हद तक उसमें सफल हो गए थे। ये और बात है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करती हैं, क्योंकि इसी के आधार पर फिर वो एक पोलराइजेशन करती हैं बहुसंख्यक समाज में। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम यही खत्म कर सकते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, मैं अपने दर्शकों से फिर से अपील करूंगा कि कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के दिमाग से भ्रम दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।